हाँ जी नमस्कार, राम राम। कैसे हो सब? बढ़िया। तो हम दोस्तों पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। 5 भाग। हमारे पहले वाला भाग कौन सा था? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसकी हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। उसकी हम चर्चा की थी, उसके उत्थान की बात की थी हमने, उसके काल की बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी की ही बात करने वाले हैं। उसको हमने 4 पर्वतीय समानांतर श्रेणियों में बांटा था। अब वो समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम पता करने वाले हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज अपना ट्रांस हिमालय है या फिर उत्तरी पर्वतीय हिमालय की जो 4 समानांतर श्रेणियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब पहला तो हम देखते हैं कि 4 पर्वतीय समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी है। पहला अपन देख लेते हैं एक बार। पहला हमने कौन सा लिखा था? ट्रांस हिमालय। क्या लिखा था? ट्रांस हिमालय। दूसरा अपने पास में कौन सा था? अपने पास में वृहद हिमालय। दूसरा कौन सा था भाई? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। तीसरा अपने पास में कौन सा था? लघु हिमालय। कौन सा था? लघु हिमालय। ठीक है। अब देखो 4 नंबर पर कौन सा था अपने पास में? शिवालिक हिमालय। क्या था? शिवालिक हिमालय। ये 4 थे अपने पास में। क्या थे? 4। हमने 4 भागों में बांटा था पिछली क्लास में। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 श्रेणियों में बांटा था। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय को वृहद भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। जो हिमालय की मुख्य श्रेणी है वो यही है। उसके बाद में लघु हिमालय को हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं। चौथे अपने पास में शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम शिवालिक भी कहते हैं, बाह्य भी कहते हैं। बाह्य क्यों कहते हैं इसको पार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, इनका 3 का विकास तो कब हुआ था? इयोसीन काल में हुआ था। लेकिन इसको क्या है? इनके साथ नहीं माना गया है। इसका जो क्या है उत्थान हुआ है वो इनके साथ नहीं माना गया है इनको, इसलिए क्या है इसको अलग माना गया है। तब इन 3 के बीच में कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, तो इसको क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय कहा जाता है। और इधर वाला बाहर की ओर मतलब अपनी साइड या दक्षिण की ओर कौन सा है? शिवालिक हिमालय, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय की। तो देखते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं कि ट्रांस हिमालय की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है। ठीक है। तो ये देखो अब हमने चर्चा की यहां से ट्रांस हिमालय की। किसकी चर्चा की? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसी को ही क्या कहा जाता है? पार भी कहा जाता है। इसी को तिब्बत कहा जाता है, इसी को ही तिब्बत कहा जाता है, इसी को ही पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है। तीनों इसी के ही नाम है, तीनों इसी के ही नाम है। तिब्बत तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है? इसका क्षेत्रफल तिब्बत तक फैला हुआ है। पार हिमालय इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? सभी पहाड़ों से पार मतलब सभी पहाड़ों से क्या है? बाहरी दिशा की ओर है भाई, बाहर की ओर है। ये जो 3 हिमालय उनके बाहर की ओर है, इसलिए इसको पार हिमालय कहा जाता है। जिसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार भारत में है और चीन में भी है और तिब्बत में भी है। तीनों जगह इसका विस्तार है। और जो पूरे हिमालय श्रेणी है उनका विस्तार 7 देशों में फैला हुआ है। 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, और अफगानिस्तान है। तो 7 देशों में हिमालय का क्या है? विस्तार फैला हुआ है। और इसका विस्तार किसमें है? भारत और चीन में है। अब देखते हैं इसकी कुल लंबाई। कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई इसकी है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। अब देखते हैं इसका विस्तार भारत का नक्शा बना करके कि इसका विस्तार कैसे है। ये अपने पास में क्या है? भारत का नक्शा। ये अपने पास में भारत का नक्शा है। चलो जी ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं अपन। ये पार हिमालय, ट्रांस हिमालय कहां से शुरू होता है? ये भाई यहां से शुरू होता है। इसकी जो श्रेणियां हैं वो ऐसे फैली हुई है। इसकी जो श्रेणियां हैं वो इस तरीके से फैली हुई है। इसकी जो श्रेणियां हैं वो, और ये श्रेणियां कहां तक जाती है? तिब्बत तक। और ये वाला हिस्सा भी कहां चला जाता है? चीन तक चला जाता है। तो ये अपने पास में क्या है? ट्रांस हिमालय। ये अपने पास में ट्रांस हिमालय है। चलो जी ट्रांस हिमालय। अब इधर एक देखो, इधर पामीर का पठार है,
इधर क्या है, पामीर है, पामीर का पठार है जिसे पामीर गांठ भी कहते हैं इसे। अब इस दिशा की ओर देखो, यहां से यहां इधर की ओर कौन सी श्रेणी है, हिंदू कुश। कौन सी है, हिंदू कुश। ठीक है, अब इस साइड की ओर कौन सी श्रेणी है, कुनलुन, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, कुनलुन श्रेणी है। ठीक है, अब ये देखो पामीर की गांठ क्यों कहा जाता है इसको, हिंदू कुश पर्वत है भाई, यहां से शुरू होता है और यहां पर जाकर क्या क्या है, खत्म हो जाता है, इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां। उसके बाद में कुनलुन पर्वत है, ये भी इधर जाके कहां खत्म होता है, इधर होता है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से इसकी गांठ हो गई। यहाँ पर क्या है, पामीर का पठार है, पामीर का पठार है, दोनों क्या है पर्वत, हिंदू कुश पर्वत और कुनलुन पर्वत, दोनों क्या है, एक दूसरे से कहां मिलते हैं, पामीर के पठार में मिलते हैं। तो इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, पामीर का पठार करता है। तो इसे क्या कहते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं। अब ये जो अपने ट्रांस हिमालय, ये कहां से शुरू होता है, ये इस पामीर की गांठ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, पामीर की गांठ से शुरू होता है, और ये पामीर की गांठ से शुरू होके इधर चला जाता है। ठीक है, अब इसकी भी 3 श्रेणियां फैली हुई है, इसके भी 3 पर्वत है, ट्रांस हिमालय की भी 3 पर्वत है। पहले हम ट्रांस हिमालय की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है अपने पास में, 965 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये नदियां कहां से निकलती है। पहली नदी तो कौन सी आती है, सिंधु नदी, जो कहां से, तिब्बत से चेमलुंग की ग्लेशियर से निकलती है और कहां जाती है, ये चीन की तरफ, पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु। दूसरी अपने पास में कौन सी है, सतलज। तीसरी अपने पास में कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तीसरी अपने पास में कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब ये जो 3 नदियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, पूर्वानुगामी। क्या कहा जाता है, पूर्वानुगामी। अब ये पूर्वानुगामी क्या होता है, पूर्वानुगामी क्या होता है, जब भाई हिमालय का उत्थान हुआ था उससे पहले की जो नदियां हैं, उससे पहले भी नदियां थी, मैंने बताया था यहाँ पर कि भूसंनति है, उसमें क्या है, नदियों के द्वारा अवसाद ला के गिराया जाता है। तो वो नदियां कौन सी थी, ये वाली नदियां थी, ये वाली नदियां थी वो नदियां। तो जो हिमालय के उत्थान से पूर्व की जो नदियां हैं, और फिर उसके बाद हिमालय का उत्थान हुआ है तो उसने क्या किया, रास्ता इनका अवरुद्ध कर दिया। उस अवरुद्ध रास्ते को इन्होंने क्या किया, काट जाट करके उसका जो पहले वाला रास्ता था वो ही रास्ता दोबारा से इन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वानुगामी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद और नदियों की बात कर लेते हैं। और नदियां कौन कौन सी है यहाँ पर बहने वाली, गिलगिट है, सयोक है, कौन सी है, सयोक है, सयात है और काबुल है। कौन सी है, काबुल है। चलो, ये नदियां तो इसमें बहने वाली, ट्रांस हिमालय में बहने वाली ये नदियां हैं। अब बात करते हैं अपन इस नदियों के अलावा कि भाई इसका जो उत्थान हुआ, इसका काल कौन सा माना गया है, इसमें यहाँ पर कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो इसका जो काल है वो देखो, इधर काल माना गया है इसका पेलियोजोइक। कौन सा माना गया है, पेलियोजोइक माना गया है। पेलियोजोइक महाकाल माना गया, महाकल्प, सॉरी, कौन सा माना गया है, महाकल्प। ये कौन सा है, महाकल्प। कौन सा शक माना गया है, कौन सा शक या काल माना गया है, पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्प और 4 कल्प और 16 शक और युग में बांटा गया है। तो कौन से शक और काल की बात कर रहा है, कैम्ब्रियन काल की। कौन से की बात कर रहा है, कैम्ब्रियन काल की। कौन से की बात कर रहा है, कैम्ब्रियन काल की। एग्जाम में प्रश्न आता है कि ट्रांस हिमालय का उत्थान किस महाकल्प में हुआ, तो महाकल्प आएगा तो पेलियोजोइक। और अगर ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का शक एवं काल कौन से में हुआ, तो कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने पीछे वाले क्लास में इयोसिन बताया था। अब ये देखो पेलियोजोइक, हेरियस का मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था कि हेरियस ने 2 प्लेटें मानी थी, एक तो भारतीय प्लेट थी, एक यूरोपियन प्लेट थी। यूरोपियन प्लेट थी वो क्या थी, अपनी जगह स्थायी थी। भारतीय प्लेट ने जब उसकी तरफ धक्का लगाया तब क्या हुआ, धक्का लगने से यूरोपियन प्लेट का जो हिस्सा उठने वाला था वो ऊपर उठ चुका। अब उस ऊपर उठे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है, ट्रांस या तिब्बत या पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ, पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ। कब हुआ, पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ। शक और काल कौन सा है, कैम्ब्रियन काल है। शक और काल कौन सा है,
कैम्ब्रियन काल कैम्ब्रियन काल है। अब देखो यहां पर अगर भारतीय इतिहास, भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बात ये आती है। तो चट्टानें कौन सी पाई जाएगी, यहां तक पाई जाएगी भाई कैम्ब्रियन काल में इसका उत्थान हुआ तो कैम्ब्रियन काल तक की चट्टानें पाई जाएगी। तो इसके चट्टानों की बात करते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें इसमें कौन कौन सी है, देखो टर्सरी, कौन सी, टर्सरियरी से लेकर कहां तक की, कैम्ब्रियन तक। कहां तक, कैम्ब्रियन तक इसमें क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। कैम्ब्रियन तक इसमें क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। भाई ऐसा ये ही एक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय है, जिसमें क्या है, टर्सरीय काल से लेकर के कैम्ब्रियन काल तक की चट्टानें पाई जाती है। और इसको किसका भाग माना गया है, इसको ये तो तय है भाई किसका भाग माना गया है, इसको किसका भाग माना गया है, यूरोपियन प्लेट का भाग माना गया है। इस किसका भाग माना गया है, यूरोपियन प्लेट का भाग माना गया है इसको, ठीक है। इसका उत्थान वैसे नहीं है, इसको उत्थान अवसादों से नहीं हुआ है निर्मित, ये किससे निर्मित हुआ है, यूरोपियन प्लेट से हुआ है। जो मैंने हेरियस का सिद्धांत बताया था उसमें भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट दो प्लेटें थी। जब भारतीय प्लेट धक्का लगाती है तो यूरोपियन प्लेट का क्या होता है, उठाव होता है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि भारतीय प्लेट कहाँ जाएगी, यूरोपियन प्लेट के नीचे जा रही है, तो दूसरी वाले प्लेट का क्या होगा, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो उसका निर्माण क्या होगा, ट्रांस एक पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा। उस पर्वत श्रेणी का निर्माण क्या रख दिया, ट्रांस हिमालय रख दिया। ठीक है जी, यहां तक तो अपने बात कंप्लीट होती है। उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय या पार हिमालय की। इसकी कुल लंबाई हमने देख ली 965 किलोमीटर है। इसका हमने अवस्थिति देख ली कि ये यहां से पामेर की गांठ से कहां तक जाती है, तिब्बत तक जाती है। कहां तक जाती है, ये तिब्बत तक जाती है। इसकी 3 पर्वत है, इसके कितने पर्वत है, 3 पर्वत है। इसके कहां से शुरू होती है, पामेर के गांठ से शुरू होती है और तिब्बत तक जाती है। पामेर के गांठ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इधर हिंदुकुश पर्वत है, उधर कुनलुन पर्वत है। दोनों पर्वत आपस में आकर मिलते हैं तो किस में मिलते हैं, पामेर के पठार में। उसे क्या कहते हैं, पामेर की गांठ कहते हैं। दूसरा अपने पास में आया था नदियां की। ट्रांस हिमालय की मुख्य नदियां कौन सी है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो उसे क्या कहते हैं, पूर्वानुगामी नदियां कहते हैं। उसके बाद में गिलगिट, श्योक, सयात और काबुल यहाँ की क्या है, मुख्य नदियां हैं। उसके बाद में इसका काल क्या है, महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प। उसके बाद में शक और काल, कैम्ब्रियन काल। चट्टानें टर्सरी काल से लेकर के कैम्ब्रियन काल तक की इसमें चट्टानें पाई जाती है। किस प्लेट का भाग माना गया है, ये यूरोपियन प्लेट का भाग माना गया है। ट्रांस हिमालय की जो सामान्य जानकारी थी वो तो ये थी अपने पास में। यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं यहाँ पर कि ट्रांस हिमालय का किस महाकल्प में क्या हुआ है, उत्थान, पेलियोजोइक में, ठीक है। और ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। अब ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। भाई 3 पर्वत श्रेणियां, तो 3 पर्वतों की हम चर्चा करते हैं कि 3 पर्वत कौन कौन से हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय को हम देखते हैं तो ये अपन एक बार भारत का नक्शा है वो भी। अब देखो यहां पर मैं बनाता हूं जम्मू कश्मीर का नक्शा, क्योंकि वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए ये हो गया अपने जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये आजकल इसको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लेह भी कर दिया गया। इधर तो अपने पास में क्या है, चीन है। इधर क्या अपने पास में, चीन है। इधर क्या अपने पास में, तिब्बत है। इधर क्या है, तिब्बत है। लो जी, अब इसकी जो 3 पर्वत है, इसके भाई ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत है। ट्रांस हिमालय अकेला एक ही पर्वत नहीं, इसके 3 पर्वत है। 3 पर्वत कौन कौन से हैं, पहला हम देखते हैं। पहला पर्वत इसमें कौन सा है, काराकोरम। कौन सा है, काराकोरम। काराकोरम है, जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसको देखते हैं। ये अपन ने यहां पर पामेर की गांठ मानी थी, तो इसका जो विस्तार है वो इस तरीके से, इसका जो विस्तार है वो किस तरीके से, इस तरीके से है, ठीक है। बाकी की ये छोटी छोटी पहाड़ियों में आगे तक चला जाता है। जो मुख्य जो पर्वत है वो यहीं पर है। जो मुख्य पर्वत है वो लद्दाख, लेह में ही इसका क्या है, मुख्य पर्वत यहीं पर है। जम्मू और कश्मीर में ही मुख्य पर्वत है, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी है अपने पास में। ये क्या है अपने पास में, काराकोरम। ये क्या है, काराकोरम पर्वत है, ठीक है। अब हम बात इसी की कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की, ठीक है। अब इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसके बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम कृष्णगिरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है,
सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें? गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? K2 कहते हैं, इसी को ही K2 कहते हैं। भाई काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है अपने पास में? 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, ये बात भी सही है। फिर इसको मानना क्यों नहीं जाता? अब देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसमें से पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा वो कितने पर कर रखा है? 78,000 वर्ग किलोमीटर पर कर रखा है। और उस 78,000 वर्ग किलोमीटर में से पाकिस्तान ने 5,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा किसको दे दिया? चीन को दे दिया, जिसने अभी काराकोरम दर्रे से होकर सड़क का निर्माण किया है। ठीक है, उसके बाद में चीन ने कितने हिस्सा दबा रखा है अपना? 37,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दबा रखा है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाक ने हमारा हिस्सा कितना दबा रखा है? 78,000 वर्ग किलोमीटर। 78,000 वर्ग किलोमीटर लगभग इतना दबा रखा है। ठीक है, और वो कहां पर है? वो हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है भाई, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 जो चोटी है, वो किस हिस्से में? वो यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है। वो यहां पर ये चोटी है, ये वाली चोटी है यहां पर। तो यहां पर K2 है, यहां पर कौन सी चोटी है? K2 चोटी है। ठीक है, तो ये K2 चोटी है। तो पाकिस्तान ने अगर इस पर कब्जा कर रखा है तो ये कहां चली गई? पाक के अंदर चली गई भाई, पाकिस्तान के अंदर चली गई। पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है यहाँ पर, तो पाकिस्तान में चली गई K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। अब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये अगर इसको छोड़ दिया जाए, प्रश्न आ जाए कि गॉडविन ऑस्टिन चोटी को छोड़ करके भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है। ठीक है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा है। तो सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की गॉडविन ऑस्टिन चोटी है। ठीक है, अब इसकी जो मुख्य बातें वो देख लेते हैं। अब इसमें दर्रे कौन कौन से हैं भाई? दर्रा की बात कर लेते हैं। सबसे पहला दर्रा आता है इसमें काराकोरम दर्रा। कौन सा आता है? काराकोरम दर्रा। तो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, सबसे ऊंचा है। ठीक है, इस ऊंचाई कितनी है इसकी? 5,664 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 5,664 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कौन से पर्वत में है? काराकोरम दर्रे में है। और इसी का नाम क्या है? करसनगिरी नाम है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? करसनगिरी है। अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत की और विशेषताओं की। और विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती है? तो और विशेषताएं इसमें देख लेते हैं कि भारत के जो हिमनद है, भारत के ग्लेशियर लिख लो, भारत के ग्लेशियर। ठीक है, तो भारत के जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो किसको माना गया है? सियाचिन ग्लेशियर को। किसको माना गया है? सियाचिन ग्लेशियर को माना गया है भाई, सियाचिन ग्लेशियर को माना गया है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब ये सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत में है? काराकोरम पर्वत में है। कौन से पर्वत में है? काराकोरम पर्वत में। काराकोरम पर्वत में यहां पर देखो एक क्या है? घाटी निकलती है। एक घाटी निकलती है यहां से। इस घाटी को क्या कहा जाता है? नुब्रा घाटी। क्या कहा जाता है? नुब्रा घाटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नुब्रा घाटी कहा जाता है। इसी नुब्रा घाटी में क्या है? इसी नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है भाई? सियाचिन ग्लेशियर है। इसी नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में है? अगर पर्वत पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत में है? काराकोरम पर्वत में है। काराकोरम पर्वत किस हिमालय का भाग है? किस पर्वत श्रेणी का भाग है भी? क्रास हिमालय का। और उसके बाद में सर्वोच्च ऊंची गॉडविन ऑस्टिन। और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 76.44 किलोमीटर।
कितनी है? 76.44 किलोमीटर, जो विश्व का लंबाई की दृष्टि से सबसे दूसरे नंबर के ऊपर स्थान रखता है। दूसरे नंबर का विश्व में लंबाई के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। और जो कौन सी घाटी में है? नुब्रा घाटी में। कौन सी घाटी में? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी किस में है? काराकोरम में। काराकोरम किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है जी, यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद में आगे वाले बात करते हैं कि और भी तो ग्लेशियर हैं, और भी तो ग्लेशियर है। तो और ग्लेशियर देखो, यहां पर एक और ग्लेशियर आता है हिस्पर। कौन सा आता है? हिस्पर। उसके बाद में बाल्टोरो। कौन सा आता है? बाल्टोरो। बाल्टोरो। और दूसरा कौन सा है? बियाफो। कौन सा है? बियाफो। अब इसकी लंबाई कितनी है सियाचिन ग्लेशियर की अपने पास में? 76.44 किलोमीटर है। और इनकी कितनी है? हिस्पर की देख लेते हैं अपन। हिस्पर की कितनी है अपने पास में? 61 किलोमीटर। बाल्टोरो की अपने पास में कितनी है? 58 किलोमीटर। कितनी है? 58 किलोमीटर। चलो जी। और बियाफो की अपने पास में कितनी है? बियाफो की अपने पास में 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो प्रमुख हिम नदी, इसको हिम नदी भी बोल सकते हैं यहां पर, और ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। प्रमुख ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत के प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सबसे भारत का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व में लंबाई की दृष्टि से दूसरा स्थान रखने वाला है। उसके बाद में हिस्पर की कुल लंबाई 61 किलोमीटर, बाल्टोरो की 58 किलोमीटर, बियाफो की 60 किलोमीटर। ये इन ग्लेशियरों के नाम है, जो हिमनद उनके नाम है। ये भाई सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा घाटी में। कहां पर भाई? नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी कहां है? काराकोरम पर्वत में। काराकोरम पर्वत किस श्रेणी का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरे ग्लेशियर कौन से अपने पास में? हिस्पर है, बाल्टोरो है और बियाफो है। ठीक है, ग्लेशियरों की बात भी हो गई अपनी यहां पर, काराकोरम श्रेणी की, और करसनगिरी पर्वत की भी हो गई। गॉडविन ऑस्टिन K2 इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं अपन यहां पर, इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखो, ट्रांस हिमालय की हमने कितने पर्वत बांटे थे? 3 पर्वत बांटे थे। दूसरे नंबर वाले पर्वत की बात करते हैं हम। दूसरे नंबर वाला पर्वत कौन सा है? अब ये काराकोरम दर्रा। दर्रे में काराकोरम दर्रे के बाद में और भी दर्रे हैं इसमें, क्योंकि दर्रे के बारे में दोस्तों ऐसा है कि अगर हमने यहां पर दर्रे के बारे में चर्चा शुरू कर दी तो ये या क्या हो जाएगा, या तो दर्रे समझ में आएंगे या फिर ये पर्वत श्रृंखलाएं समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो दर्रे का है वो अलग से चैप्टर पढ़ने में फायदा रहेगा। ठीक है, मुख्य मुख्य जो दर्रे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से दर्रे हैं। अगर दर्रों की चर्चा करने लग जाएंगे तो दर्रे क्या हो जाएंगे, फिर हमारा दर्रों का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मुख्य दर्रे में बता देता हूं आपको। इसी पर्वत श्रेणी में काराकोरम के बाद में और अन्य दर्रे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन। अन्य दर्रे कौन कौन से हैं? अफीम दर्रा है। कौन सा है? अफीम दर्रा है। ठीक है, उसके बाद में अगला चांगला दर्रा है। कौन सा है? चांगला दर्रा है। फिर अगला कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये मुख्य मुख्य दर्रे हैं इसके। तो काराकोरम पर्वत के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली। और काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, ये क्या है? पाक अधिकृत क्षेत्र में है। कहां पर है? पाक अधिकृत में है। पाक अधिकृत में है। ठीक है जी, ये मामला यहां तक तो समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत हैं। पहला पर्वत अपने पास में काराकोरम था। ठीक है, अब दूसरा पर्वत की हम बात कर लेते हैं कि दूसरा पर्वत कौन सा अपने पास में। दूसरा पर्वत अपने पास में आता है कौन सा? लद्दाख पर्वत। कौन सा आता है? लद्दाख पर्वत आता है। तो लद्दाख पर्वत की हम चर्चा करते हैं। दूसरे हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत की। ठीक है, लद्दाख पर्वत की बात कर लेते हैं। लद्दाख पर्वत 2 नंबर का पर्वत ट्रांस हिमालय का कौन सा है? लद्दाख पर्वत। कौन सा है भाई? लद्दाख पर्वत। ये पर्वत अपने पास में लद्दाख पर्वत। अब ये तो क्या अपने पास में काराकोरम पर्वत है। दूसरा यहां से शुरू होता है दोस्तों, दूसरा यहां से शुरू होता है और यहां से जाते जाते ये कहां चला जाता है? तिब्बत की ओर चला जाता है। इस पर्वत को हम क्या कहेंगे? लद्दाख पर्वत। इस पर्वत को हम क्या कहेंगे? लद्दाख पर्वत कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहां से शुरू होता है, यहां पर जाकर के क्या है, भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। यहां पर
तो भारत की सीमा यहां से शुरू समाप्त होती है, तो यहां से इस पर्वत को क्या कहा जाता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है, जो क्या एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, कैलाश पर्वत भगवान शिव की क्या है, तपोस्थली है, यहाँ पर जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर इसको यहां तक भारत की सीमा है वहां तक तो क्या कहा जाता है, लद्दाख पर्वत। लेकिन तिब्बत में इसी पर्वत को क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत को क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। चलो ठीक है, अब इधर क्या है, चीन बैठा है। ठीक है, चीन बैठा है सांप की तरह। तो चीन का तो काम ही है ये कि एक दूसरे देश पर कब्जा करने का है। ठीक है, या फिर एक दूसरे को इधर से इधर करना है, उसकी इधर से इधर करना, दूसरे देशों को नीचे दिखाना होता है काम इसका। तो देखो इसकी भी चर्चा करेंगे हम, चीन के बारे में भी। पहले लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, देखो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं हम। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, राकापोशी चोटी। कौन सी है भाई, राकापोशी चोटी है। अब देखो राकापोशी चोटी के बारे में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7784 मीटर। कितनी ऊंचाई की इसकी, 7784 मीटर। ठीक है, अब ये जो चोटी है वो कहां पर है, ये यहां पर है। ये कहां पर है, यहां पर है। ये चोटी है, इसका नाम क्या है, राकापोशी। आर के लिख देता हूं मैं यहां पर। ये राकापोशी चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7784 है। अब इस राकापोशी के बारे में सुनिए। राकापोशी चोटी है वो विश्व की ऐसी एक चोटी है जो प्रथम स्थान रखने वाली चोटी है, जो क्या है, सबसे उसका क्या है, खड़ा डाल है। उसका क्या है, खड़ा डाल है। सबसे खड़े डाल, विश्व में सबसे खड़े डाल वाली चोटी कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी राकापोशी है। कौन सी है, राकापोशी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, सुनो इसकी कहानी कि क्या क्या है राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी खड़े डाल वाली है और यहाँ पर क्या है, भगवान शिव के बारे में इसको माना जाता है राकापोशी चोटी को। और यहाँ पर आज तक भी कोई भी नहीं चढ़ सका राकापोशी चोटी पर, क्योंकि इसका जो खड़ा डाल है वो कितना है, पृथ्वी से 90 डिग्री पर है। कितना है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, और विश्व की सबसे खड़े डाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी चोटी है। राकापोशी की चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है, 7784 मीटर। राकापोशी चोटी किस पर्वत में है, लद्दाख पर्वत में। लद्दाख पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी राकापोशी चोटी है। कौन सी है, राकापोशी चोटी है। ठीक है, राकापोशी चोटी लद्दाख पर्वत है। लद्दाख पर्वत किसमें है, ट्रांस हिमालय में। क्योंकि ट्रांस हिमालय की 3 पर्वतों को हमने बात की थी, पहला काराकोरम पर्वत, दूसरा अपने पास में बात कर रहे हैं लद्दाख पर्वत की। अब देखते हैं इसके बारे में कि भाई यहां तक तो बात सही है, लेकिन तिब्बत में जाने के बाद में इसका क्या नाम हो जाता है, तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है इसको, तिब्बत में कैलाश पर्वत। किस नाम से बोला जाता है इसको, कैलाश पर्वत, जो क्या है, एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। जो कैलाश पर्वत हम बोलते हैं ना, वो कैलाश पर्वत तो इसी लद्दाख पर्वत को बोलते हैं। इसी लद्दाख पर्वत को अगर भारत की सीमा यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद में तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाता है, कैलाश पर्वत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बैठा चीन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चीन है वो सांप की तरह बैठा है। ठीक, तो चीन के बारे में देखो, चीन क्या करता है, यहाँ पर 1962 में युद्ध हुआ था चीन के साथ में। 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 1962 में युद्ध हुआ, तब चीन ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया। तो उस टाइम में क्या हुआ, अपन जो बोलते हैं ना, क्या, अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चीन, कई बार नाम आता है अक्साई चीन का। ठीक है, तो वो जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है ना, वो चीन के जो कब्जे वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, अक्साई चीन। वो अक्साई चीन किस वाले भाग को दबा रखा है इसने, लद्दाख पर्वत वाले भाग को दबा रखा है, यहाँ पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। 1962 का जो युद्ध हुआ था, 1962 वाले युद्ध में, 1962 के युद्ध में चीन ने यहाँ कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है।
ठीक है। चलो यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर चीन ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। वो तो तिब्बत को भी अपना हिस्सा मानता है, तिब्बत को भी अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। तो यहां पर चीन ने क्या कर रखा है, कब्जा। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। जो 1962 में युद्ध हुआ था तो इसमें क्या है, यहां पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और इसी पर्वतमाला को अगर हम तिब्बत की ओर देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं, ठीक है। लद्दाख पर्वत की भी अपने बात समझ में आती है कि लद्दाख पर्वत की, अब एक बार दोबारा देखना लद्दाख पर्वत के बारे में। लद्दाख पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोशी चोटी, जो विश्व में सबसे खड़े ऊंचे ढाल वाली चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7784 मीटर है। विश्व के बाद में तिब्बत में इस पर्वत श्रृंखला क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत, जो हिंदुओं का क्या एक धार्मिक स्थल है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद में अक्साई चीन वाला आता है। अक्साई चीन कौन सा हिस्सा आता है, अक्साई चीन, प्रश्न पूछा जाता है कि किस पर्वत में अक्साई चीन अवस्थित है। तो अक्साई चीन किस पर्वत में है, लद्दाख पर्वत में। किस में है, लद्दाख पर्वत में, जो 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने यहां पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। लद्दाख पर्वत की भी अपने बात कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जास्कर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो जास्कर श्रेणी देखते हैं यहां पर ये तीसरा ट्रांस हिमालय का तीसरा पर्वत कौन सा है, जास्कर पर्वत। कौन सा है भाई, जास्कर पर्वत है, ठीक है। अब जास्कर पर्वत की बात करते हैं तो जास्कर पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है। जास्कर पर्वत देखो, ये तीनों ही पर्वत मुख्य रूप से तो कहां फैले हुए हैं, लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में फैले हुए हैं मुख्य रूप से तो, ठीक है। लेकिन इसकी जो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आ रखी है। अब ये जो जास्कर पर्वत है, जास्कर पर्वत 2 राज्यों में फैला हुआ है। पहला तो कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर है। पहला तो कौन सा अपना, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर है। इसको आजकल केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लेह लद्दाख भी कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर और क्या है, उत्तराखंड। क्या है भाई, उत्तराखंड। यहां पर यह पर्वत फैला हुआ है, जास्कर पर्वत फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है, जास्कर पर्वत फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है जास्कर पर्वत का, ये इस तरीके से। तो यहां पर क्या है, उत्तराखंड आ गया, यहां पर यूके आ गया और उसके बाद भी यहां पर जेएम आ गया, जेके आ गया, जम्मू और कश्मीर। तो ये श्रेणी यहां से फैलती हुई कहां जाती है, उत्तराखंड में जाती है। कहां जाती है, उत्तराखंड में जाती है। तो ये श्रेणी ऊपर वाले काराकोरम थी, बीच वाली कौन सी हो गई अपने पास में, लद्दाख, और तीसरी कौन सी हो गई अपने पास में, तीसरी अपने पास में जास्कर श्रेणी हो गई। बात करते हैं जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। कौन सा है, नंगा पर्वत, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, देखते हैं कुल ऊंचाई कितनी है इसकी कुल ऊंचाई है कितनी, 8124 मीटर। कितनी है भाई, 8124 मीटर। नंगा पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, 8124 मीटर है, जो भारत की क्या है, तीसरी ऊंची चोटी है। अगर गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ दिया जाए तो भारत की तीसरी ऊंची चोटी है और संपूर्ण हिमालय की 5वीं ऊंची चोटी है। संपूर्ण हिमालय की नंगा पर्वत 5वीं ऊंची चोटी है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। पहली तो कौन सी, कंचनजंगा, दूसरी कौन सी है, मकालू, तीसरी कौन सी है, नंगा पर्वत, ठीक है। और हिमालय की बात करते हैं 5वीं में, तो पहली तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन सी अपने पास में, गॉडविन ऑस्टिन है, और तीसरी अपने पास में कौन सी है, कंचनजंगा, चौथी मकालू, और 5वीं कौन सी है, नंगा पर्वत है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। नंगा पर्वत चोटी किस पर्वत में पाई जाती है, जास्कर पर्वत में। जास्कर पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। जास्कर पर्वत किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8124 मीटर है, ठीक है। चलो यहां तक तो बात सही है। गुरुजी आपने जो बताया हमारे को कुछ याद हुआ कि यहां तक तो हमारा काम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम इसके प्रमुख दर्रों की कि इसके दर्रे कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सारे के सारे दर्रे कहां पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दर्रे,
उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, अब ये दर्रे बात कर लेते हैं। यहां पर दर्रे कौन कौन से हैं? नीति, माना, लिपू लेख और अगला किंगरी बिंगरी। अजीब नाम है ना, किंगरी बिंगरी। ये दर्रे, मुख्य दर्रे किस में पाए जाते हैं? जास्कर पर्वत में पाए जाते हैं। और एक होता है अपना जास्कर। कौन सा होता है? जास्कर। तो ये दर्रे किस में पाए जाते हैं भाई? इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, नीति है, माना है, लिपुलेख है, किंगरी बिंगरी, ये दर्रे जास्कर पर्वत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है कि जास्कर पर्वत के बारे में ये बताया। अब देखो जास्कर पर्वत की आगे की क्या कहानी कथा है इसकी। जास्कर पर्वत उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से एक नदी आती है तिब्बत से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? चेमोलुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, ये सिंधु नदी है। अब ये सिंधु नदी, यहां से ये नदी निकलती है और ये सिंधु नदी कहां जाती है? ये क्या है? सिंधु नदी है। ये अपनी सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी निकल करके और यहां से यहां तक आके उसके बाद में इस तरीके से जाके और ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये सिंधु जो नदी है, अगर ये क्या, यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला अपने पास में? कौन सा पर्वत है? यहां पर जास्कर पर्वत है। इधर कौन सा अपने पास में? लद्दाख पर्वत है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी इधर से निकलती है तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सिंधु घाटी कहा जाएगा। यहां पर ही एक नदी और है जिसका क्या नाम है? श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। ये श्योक नदी कहां बहती है? इधर से आती है। श्योक नदी इधर से आती है, इस वाले क्षेत्र से आती है श्योक नदी। ये यहां से इस वाले क्षेत्र से क्या आई? श्योक नदी। इस वाले क्षेत्र से आकर के ये लद्दाख पर्वत को काट करके ये किस में मिल जाती है? सिंधु नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है? सिंधु नदी मिल जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच है। तो जास्कर, ये तो अपना कौन सा है? जास्कर पर्वत, लद्दाख पर्वत, और ये जास्कर पर्वत। ये यहां से नदी चल करके पाकिस्तान में चले जाती है। ये श्योक नदी है, यहां पर चली जाती है। अब इधर तो क्या है? लद्दाख। अब लद्दाख की आजकल केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है लद्दाख को। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। कौन सी है? लेह है। ये जो लेह है, यहां पर क्या है? इन दो पर्वतों के बीच में लेह है। ये जो लेह है, ये लेह कहां पड़ता है? सिंधु नदी के तट पर। कहां पड़ता है? सिंधु नदी के तट पर। लद्दाख की जो राजधानी है लेह सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। सिंधु नदी के कौन से तट पर? दाहिने तट पर पड़ता है। कौन से तट पर पड़ता है? दाहिने तट पर पड़ता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि लेह किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी दिशा की तट के ऊपर? दाहिनी दिशा के तट के ऊपर लेह स्थित है। यहां पर ये स्थित है। अब ये देखो, यहां पर ये श्योक नदी, यहां से एक गिलगिट नदी है, ये वाली इसमें आकर के कौन सी मिलती है? स्यात नदी। और फिर यहां पर ये आकर के कहां मिल जाती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी सीधी डायरेक्ट कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो दोस्तों, हमने यहां तक चर्चा की थी। पहला हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। भाई, हिमालय उत्तरी पर्वतीय श्रेणी को 4 भागों में बांटा था। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या फिर दूसरा अगला चौथा नंबर का शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की हम चर्चा कर रहे थे। ट्रांस हिमालय को हमने 3 पर्वतों में बांटा है। 3 पर्वतों को कौन कौन से में बांटा है? पहला तो अपने पास में काराकोरम पर्वत था, जो यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, अब काराकोरम के बाद में दूसरा पर्वत अपने पास में कौन सा है? काराकोरम के बाद में लद्दाख पर्वत था। लद्दाख पर्वत के बाद में जास्कर पर्वत। तो 3 पर्वतों को संयुक्त रूप से मिलाकर के कौन सा हिमालय बनता है? ट्रांस हिमालय बनता है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को किस प्लेट का भाग माना गया है? यूरोपियन प्लेट का भाग माना गया है। ठीक है, जास्कर पर्वत, उसके काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी थी अपने पास में? काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन चोटी थी, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी थी? 8611 मीटर। फिर लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अपने पास में? राकापोसी चोटी है, जो विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है अपने पास में?
उसकी ऊंचाई कितनी है अपने पास में 7784 मीटर। फिर अगला आता है अपने पास में जास्कर पर्वत, जिसमें किंगरी, बिंगरी, नीति, माना ये तर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। कौन सी ऊंची चोटी है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है? 8124 मीटर है। ठीक है, तीनों चोटियों की बात कर ली हमने। ठीक है, जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नंगा पर्वत चोटी किस पर्वत में अवस्थित है, तो किस पर्वत में अवस्थित होती है? वो किस पर्वत में अवस्थित है? जास्कर पर्वत में है। ठीक है, कुल ऊंचाई इसकी 8124 मीटर। अगली बात करते हैं इसके बाद में हम कि अगर हमारे को प्रश्न दे दिया जाए एग्जाम में कि काराकोरम और उत्तर से दक्षिण की ओर इनको क्रमबद्ध कीजिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इधर क्या है? उत्तर है, इधर क्या है? दक्षिण है। तो उत्तर से अगर हम इधर से आएंगे, सबसे पहला पर्वत कौन सा आएगा? काराकोरम आएगा। उसके बाद में दूसरा पर्वत कौन सा आएगा? लद्दाख आएगा। और तीसरा पर्वत अपने पास में कौन सा आएगा? जास्कर पर्वत आएगा। जो जास्कर पर्वत है उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने अक्षय चिन्ह बताया था आपको। ठीक है, लेह बताया था मैंने, ये लद्दाख है, ये लेह है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। किस दिशा की ओर? दाहिनी दिशा की ओर है। ठीक है, ये प्रश्न है जो लेह वाला किस नदी के, ये क्या है? एकदम नया क्वेश्चन है ये कि लेह किस नदी के तट पर अवस्थित है? लेह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। फिर श्योक नदी वाला था, तो श्योक नदी मैंने बताया कि श्योक नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? काराकोरम और लद्दाख पर्वत के। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत के। श्योक नदी यहां से आकर के लद्दाख पर्वत को काट करके किस में मिल जाती है? जास्कर पर्वत में मिल जाती है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। बाकी के बचा अपने पास में कि दर्रे और वो बाकी के और भी है कई चोटियां, उनके बारे में तो हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। अगर दोस्तों हमने दर्रे के बारे में यहीं से चर्चा शुरू कर दी कि ये दर्रा कहां से कहां जाता है, इस दर्रे का कहां से कहां जाता है, तो ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। या तो फिर दर्रे याद रहेंगे या फिर ये श्रेणियां याद रहेगी, दोनों में से एक याद रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा मामला। तो यहाँ पर हम पहले तो भौतिकी प्रदेशों को क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। उसके बाद में दर्रे हैं, उनकी जितनी भी चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया तो दर्रे भी समझ में आ जाएंगे। दर्रे में क्या है? तीन ही तो बातें हैं उसमें, दर्रे में तीन ही बातें हैं भाई। दर्रा एक तो कौन से राज्य में अवस्थित है, दर्रा है वो कहां से कहां जाता है। ठीक है, तीसरी बात कौन सी है? वो कौन से पर्वत में है। तीन ही बातें होती है दर्रे में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो दर्रे में तीन बातें होती है, तो अगर ये चीजें समझ में आ जाती है तो दर्रे भी समझ में आ जाएंगे। आपने मुख्य दर्रे थे वो मैंने आपको बता दिए कि माना, नीति, किंगरी, बिंगरी, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर है। तो यहां तक अपनी बात ये अटलांटिक हिमालय की क्या होती है? कंप्लीट होती है। आगे वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे वृहद हिमालय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? वृहद हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे हम अगली क्लास में और बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।